नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो है राज ठाकरे को मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए और वहां पर कम से कम आधे से 1 घंटे तक उन्होंने वार्तालाप की। और जब बाहर मीडिया ने उनसे पूछा तो बोले हमारा ये पर्सनल जो है मामला था, पर्सनल मुलाकात थी। पर्सनल क्या मुलाकात हो सकती, क्या दोनों जन का व्यापार है साथ में, क्या बिजनेस पार्टनर है दोनों, जो भी होगा तो मीडिया तो पॉलिटिकल मायने ही निकालेगी। आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ मिलने के लिए गए राज ठाकरे को। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे सहयोगी फतेह जी से कि इस समय भाजपा के अंदर, खासकर महाराष्ट्र में कर्नाटक चुनाव के बाद क्या पक रहा है, क्या उन्होंने अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अभी चुनाव आगे लोकसभा का इम्पोर्टेंट है, उसके बाद विधानसभा का हो सकता है महाराष्ट्र में साथ में ही हो, तो इस पे काफ़ी जो है पूरा लोड जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही है। क्या इस समय उनका अंदर चल रहा है, इसी को हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल फतेह जी से। फतेह जी बताइए कि ये गुप्त वार्ता क्या होती है। सर, ये गुप्त वार्ता जब शिंदे साहब करते हैं तो लीक हो जाती है, उद्धव ठाकरे करते हैं लीक हो जाती है, पवार साहब करते हैं लीक हो जाती है, नाना पटोले या उनका कोई कांग्रेस का लीडर करता है लीक हो जाती है। मगर राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि उनकी जो वार्ता पर्सनल होती है वो कभी लीक नहीं होती। फडणवीस साहब भी लीक नहीं करेंगे कभी भी, फडणवीस साहब भी नहीं करेंगे। और दोनों की जब वार्ता होती है तो सिर्फ अंदाजे लगा जा सकते हैं, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि फडणवीस ने ये बोला उसने बोला, क्योंकि उन दोनों ने उसके बाद जो बोल दिया कि भाई हमारी पर्सनल चर्चा थी, उसके बाद मामला उन्होंने फुली कर दिया। नो डिस्कशन ओवर इट। मगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। सर, एक बात तो ऐसी है कि राज ठाकरे का उपयुक्तता मूल्य संशयास्पद है। वो कितना है मैं नहीं बोलूंगा, वादग्रस्त है, और उसका इवैल्यूएशन जो है वो हर एक अपने अपने हिसाब से करता है। मगर एक बात ये है कि उनका उपयुक्तता मूल्य के बारे में आपका कोई भी कहना हो, आप 0 से लेके 100 तक कुछ भी आप समझो, उनका उपद्रव मूल्य पक्का है। उपद्रव, न्यूसेंस पावर। राज ठाकरे इज ए सिंबल ऑफ न्यूसेंस पावर। तो उनके पास लोग जो जाते हैं उनको मालूम है ये सरकार में नहीं है, ये मंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, पर वो ये जानते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट करना जो होता है और एक न्यूसेंस का सेंस देना, उसमें राज ठाकरे सक्सेसफुल है। कि वो जब भी बोलते हैं तो एक संभ्रम पैदा करते हैं, एक नया टर्न चालू हो जाता है। हाँ, एक संभ्रम पैदा करते हैं कि वो पता लगने नहीं दे रहे अभी तक कि वो ये साइड में वो साइड में वो दोनों साइड में है और दोनों साइड में नहीं भी है। ऐसे ही उनका एक अलग ही चाल है। पहली बात तो अभी अपने को मालूम तो नहीं कुछ क्या अंदर हुआ, मगर ये हो सकता है, अभी अंदाजी बोलेंगे हम लोग, कि बीजेपी को राज ठाकरे साहब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीरो 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 जीरो। क्या आप बताओ मुझे, चलो मैं तो मेरी बात बताऊंगा, आप बताओ कि राज ठाकरे किस तरह से उपयुक्त हो सकते हैं बीजेपी के लिए, पॉजिटिवली। नेगेटिवली मैं बताऊंगा, अगर पॉजिटिवली आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों उनको साथ में लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी, इसके पीछे रीजन ये है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद तभी हो जब वो राज ठाकरे अकेले कुछ करें, अकेले कुछ मतलब जो भी करेंगे वो मराठी वोट को डिस्टर्ब करेंगे। करेक्ट। जो मराठी वोट बटे हुए हैं उसमें अगर बांट देंगे तो मराठी वोट जो है राष्ट्रवादी में भी है, मराठी वोट कांग्रेस में भी है, मराठी वोट खाली शिवसेना में नहीं है, सब जगह है। लेकिन राज ठाकरे जब उतरते हैं मैदान में तो मराठी जो भाषी है उनको एक अलग उत्तेजना आ जाती है, अलग जोश आ जाती है कि हम माझा मानुष, मतलब माझा मानुष, वो जितने लोग को खींचेंगे अपनी तरफ, करेक्ट, उतना जो है उनका जो है वोट ऑफ परसेंटेज डिवाइड होता है। तो ये भाजपा चाहती है, कर्नाटक में जिस तरह से हुआ, जो तीसरा पार्टी नहीं चली, जो वहां पर जेडीएस नहीं चली, उसका पीछे रीजन यही है, भाजपा को हारने का सबसे बड़ा रीजन जेडीएस नहीं चली। तो अब जो है भाजपा यहाँ पर जितने सोए हुए पार्टियां हैं उसको जगाने का काम कर रही है। उसमें से एक राज ठाकरे की पार्टी है, उनका वोट ऑफ परसेंटेज है राज ठाकरे का, लेकिन वो वोट ऑफ परसेंटेज इनको सीट नहीं दिला सकती, ना लोकसभा की ना विधानसभा की। और स्थानीय स्वायत्त की संस्था के बारे में इतना इनको सोचना है नहीं। इनका मेन, भाजपा का आज तारीख में मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव।
लोकसभा चुनाव में ये मराठी वोट कितना काटते हैं, कितना अपनी तरफ खींचते हैं, ये इनके लिए इम्पोर्टेंस है भाजपा के लिए। हो सकता है इसी गणित के लिए जो है राज ठाकरे के पास जो है ये देवेंद्र फडणवीस गए हो क्या और प्रपोजल दिया होगा सर? आपने बहुत सुंदर विश्लेषण किया जी। मैं भी यही करने वाला था। तो आपने मेरे मुंह की बात बहुत हद तक छीन ली, थोड़ी सी रहेगी वो मैं बोलूंगा बाद में। पर मुझे आप बताओ कि राज ठाकरे जी बीजेपी के लिए एग्जैक्टली वोट स्प्लिटिंग की अगर भूमिका बजाने वाले हैं जी, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई मराठी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं बिल्कुल जाएगा? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो अगर वो शिवसेना, उबाठा, राष्ट्रवादी कांग्रेस सबके मराठी वोट तोड़ रहे हैं जी, तो वो बीजेपी को सबसे पहले तोड़ेंगे। बिल्कुल तोड़ेंगे। सर बीजेपी का ऐसा है कि सबसे बड़ी एक और पॉइंट बता दूं आपको कि बीजेपी को जो है बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि राज ठाकरे को नहीं रख सकते। उसके पीछे रीजन है कि जो हिंदी भाषी हैं, जो राज ठाकरे के खिलाफ हमेशा रहती है और एक गलत मैसेज जाता है, ये यूपी तक जाता है मैसेज, बिहार तक जाता है ये मैसेज। अगर राज ठाकरे को ये अपने साथ में रखते हैं या अलायंस करते हैं या कुछ पार्टनर बनाते हैं, तो जितना महाराष्ट्र में फर्क नहीं पड़ेगा उतना जो है यूपी बिहार में फर्क पड़ेगा। तो भाजपा के लिए ये माइनस पॉइंट है कि राज ठाकरे को चाह के भी अपने साथ नहीं ले सकते, भले उसके लिए उनका मराठी वोट पर टूट जाए तो भी चलेगा, वो भी लेकिन उनको जो है स्ट्रांग आज की तारीख में बनाना है राज ठाकरे को। क्योंकि जिस तरह से शिंदे साहब का जो एक्टिविटी चल रही है, नो डाउट उनका काम अच्छा है, नो डाउट वो अच्छा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, नो डाउट पहले से अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन इसका वोट परसेंटेज पे फर्क बहुत कम पड़ता है। क्योंकि जो यहाँ पर जातिवाद जो वोटर्स हैं और बाकी जो सिंपटी वाली वोटेज है, उसके ऊपर भी इनकी नजर है कि आखिर में ये ऐसा हुआ तो कैसा होगा, वो ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ये इस तरफ गया तो क्या होगा। क्योंकि जातिवाद समीकरण खेलना जो है आज की तारीख में राजनीतिक मुद्दा बंद हो जाती है। लोगों को काम कम दिखते हैं, जातिवाद ज्यादा दिखते हैं। तो ये तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए राज ठाकरे को बीजेपी साथ में नहीं रख सकती, लेकिन उनको स्ट्रांग बना के किस तरह के वोट आप डिवाइडेड कर सकती है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से यही काम इस समय हो रहा है। क्योंकि कर्नाटक का जो फटका लगा है लोकसभा के पहले, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और इसमें मुझे लगता है ये इसमें फूक फूक के काम बीजेपी कर रही है। क्योंकि अभी 9 साल हुआ है मोदी जी का, 9 साल का जो है सेलिब्रिटी भी हो रहा है हर जगह पर। वहां पर भी यही बताया जा रहा है कि मोदी जी का ये काम हुआ है, ये काम होने वाला है और किस तरह से उनका ये आगे की रणनीति है। इसमें दो बातें मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूँ जी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो मैं बोलने जा रहा था। तो मुझे आनंद है कि आप भी जो बोल रहे हैं वो मैं सहमत हूँ, बहुत सारा सहमत हूँ। इसमें 2 पॉइंट में आप अभी आज आप लीड रोल में हैं तो आपके सामने नहीं, लीड रोल में आप ही रहना चाहिए। हम नहीं है, जो जिसके पास कहने लायक है वो लीड रोल में रहता है। तो इसमें एक बात ऐसी है कि हम बोलते हैं कि राज ठाकरे आने से उत्तर भारत में फर्क पड़ेगा जी। सर शिवसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन था, शिवसेना का कहाँ लौकिक था कि वो एंटी ये नहीं है, शिवसेना एंटी उत्तर भारत बिल्कुल थी। उल्टा राज ठाकरे साहब ने कुछ किया ही नहीं है। 1-2-4 बार 2009 से पहले वो हॉकर्स वाला मामला ज्यादा उठाया था राज साहब ने। 2009 के पहले वो 2-4 आंदोलन हुए जी। उसके बाद कोई उत्तर भारतीय के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया, उल्टा छठ पूजा किया जी। तो वो उनकी जो प्रतिमा थी उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, ये है वो है, सर वो अब चली गई। बिल्कुल उसके लिए कोई मतलब इनके साथ कुछ समझौता करते भी है, जो नहीं करने वाले मगर करते भी हैं, तो उत्तर भारत में उसका परिणाम नहीं होगा। वो बोलेंगे अभी लोकल लेवल पे अपने को बीजेपी आना चाहिए ना, तो बीजेपी लाने के लिए जिस चीज की मदद हो सकती है जहां जहां पे वो लेनी चाहिए, ले लो उनकी भी मदद, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। आपके सवाल का ये आपके जवाब का सवाल कर रहा हूँ मैं, आपके जवाब पे सवाल बात कर रहा हूँ कि राज ठाकरे जो है लखनऊ जाना चाहते थे राम जन्मभूमि पे, लेकिन क्यों नहीं है? वो यही ब्रिजभूषण शर्मा ना, क्या करूं ललकारा आके दिखाओ, आखिर में वो कार्यक्रम रद्द हुआ ना। तो ऐसे बहुत से ब्रिजभूषण वहां पर बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकली मुद्दा बना के अपने आप को हाईलाइट करते हैं राज ठाकरे के सामने। सर वो ब्रिजभूषण अभी कैसे चीजों में पहलवानों के इसमें फंस गया है, वही ब्रिजभूषण है, उसकी क्या लायकी है जी, उसको क्यों अहमियत देना चाहिए? वो तो है कि राज ठाकरे ने उस समय बताया था जी, उन्होंने कहा था 1 साल पहले की बात है शायद, हाँ उन्होंने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूँ, जाऊंगा, मगर
एंड मौके पे जब उस समय क्या लग रहा था कि अभी मुंबई के चुनाव होंगे, जी। ये होंगे, अभी पता चला कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहा है। तो बोले मेरे कार्यकर्ताओं को वहां गिरफ्तार करेंगे योगी सरकार, और 200-500 लोगों को अंदर ठूस देंगे जेल में, बैठो करो जामीन, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। हाँ, और आते रहो उत्तर प्रदेश में, चक्कर मारते रहो। तो उन्होंने बोला साहब कि मैं जा सकता हूँ, और जा सकते थे सर। गवर्नमेंट की जेड सिक्योरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल जेड सिक्योरिटी है, वहां पे उनको हाथ लगता था तो भारत महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को तकलीफ बिल्कुल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जा सकते थे, वो इसलिए नहीं गए कि खटले होंगे मेरे कार्यकर्ताओं के, जी। तो मेरे कार्यकर्ताओं के रक्षण के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और वो ब्रिजभूषण क्या लड़की का है वो बाद में सिद्ध ही हो गया, तो उसके लिए और कहीं अभी भी जा सकते कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा है तो बन ही जाता है ये कि राज ठाकरे अगर नहीं भाजपा के साथ में है तो वो सही नहीं गलत। सर, कैसे है ना कि भारतीय जनता पक्ष ऑलरेडी शिंदे गुट के लोड से ओवरलोड हो गया है जी। उनको सीट देनी है, फिर और छोटे टुपुक 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 आ रहे हैं, अभी बच्चू कडू जैसे जी, छोटी जी। छोटी पार्टी है, वो भी बोल रहे अपक्ष भी हैं कई। हाँ, वो भी बोल रहे हैं हमको 1 नहीं 2 चाहिए, 2 नहीं 20 चाहिए, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इन सबको संभालना मुश्किल है। तो इसमें मनसे वाले तो एम्बिशियस हैं, हर एक मनसे वाले को लगता है मैं नगर सेवक बन गया, मैं आमदार बन गया, मैं खासदार बन गया। तो खासदार नहीं बनते हैं मगर आमदार और इसकी बात करते हैं, तो वो जो सीट मांगे वो ये कहाँ से देंगे। उल्टा अच्छा है तुम सीट लड़ो। उसमें अभी एक कॉम्प्लिकेशन है जी। राज ठाकरे जी से फडणवीस साहब ने बात की होगी ना जी, तो मेरा अंदाजा लगाऊं, बिल्कुल आपका अंदाजा सही भी होता है। जिस मुद्दे के ऊपर उबा था और उद्धव ठाकरे मुसीबत में आ जाएंगे, ऐसे इश्यूज आप उठाओ और उसके ऊपर आप या तो आंदोलन करो या मुखर हो जाओ और उनको एक ऐसे ट्रैप में पकड़ो कि जहां पे उनसे छुपना मुश्किल हो जाएगा उद्धव जी के लिए। हमको मदद नहीं चाहिए आपकी। और कैसे है ना, ये दुधारी शस्त्र है, वो मराठी मत उबा ठाकरा तोड़ेगा सर, उसके साथ शिंदे साहब की शिवसेना कभी तोड़ेगा ना, ऐसी तरह से तोड़ेगा सर कि इनका भी नहीं, किसी का कोई अंदाजा ही नहीं आएगा कौन आएगा बीच बीच में। उसमें तो बीच में कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले चल जाएंगे, दो भाई जड़े तीसरा निकल जाता है ना कभी, वैसा हो सकता है। तो फडणवीस भी बहुत पहुंचे हुए आदमी है, मैं उनको जानता हूँ, उनकी सोच विचार से मैं अवगत हूँ। तो मुझे लगता है चाणक्य कहा जाता है राजनीति का महाराष्ट्र। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको कुछ मुद्दे दिए होंगे कि ये मुद्दे ऊपर आप आवाज उठाओ, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और ये। और दूसरी बात क्या हो रही है सर जी, कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक 2-3 बीजेपी के लोग बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, वो भी उतना आक्रामक नहीं बोलते। अभी संजय राउत के खिलाफ उन्होंने नीतीश राणे को खड़ा किया है, और मगर बाकी नहीं बोलते। तो उनको उद्धव के खिलाफ बोलने वाला एक ठाकरे चाहिए, जो ठाकरे हैं। तो ऐसा ठाकरे तो राज ही है। तो राज ठाकरे अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उसको लोग मानेंगे कि ये भाई ठाकरे नाम की विरासत जो है वो बटी हुई है। आज उद्धव जी क्या दावा कर रहे हैं, मैं ही अकेला ठाकरे हूँ, बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा शह दिया जाए। मगर सर फडणवीस साहब का ये भी एक नेचर है कि सबसे वो गुडविल मिशन रखते हैं। भाई कल परसों तरसों नरसों कभी काम आएंगे या कभी कोई काम बताना होगा या कई आंदोलन उन्होंने ऐसा चालू किया कि जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम होने वाला है, तो उनको जरा बोल सकते कि भाई थोड़ा संभाल लो। तो उस तरह से भी वो बातें कर सकते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, पर नहीं साहब उस हिसाब से भी गए होंगे, खाए होंगे, गप्पा मारे होंगे और बोले होंगे कि भाई तुम्हारे हिसाब से बड़े बनो, हम आपको क्या करना चाहते हैं उसमें करेंगे। मगर हम सर मराठीमध्ये एक चांगली म्हण आहे, 2 भाऊ शेजारी भेट नहीं संसारी। मतलब 2 आंखें जो है बाजू बाजू में है और मिलती नहीं है कि नहीं। बिल्कुल एक दूसरे को आंख देखने से। ये भाजपा और इनका नाता जो है राज ठाकरे का वो ऐसा ही है, 2 आंखों का, 2 दिशा बाजू बाजू में है मगर मिल सकेंगे नहीं। सर मेरे को लगता है कि इस मुलाकात से ज्यादा कुछ मतलब निकालना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप बोल रहे सभी मुद्दे हैं, पर राज ठाकरे इज नॉट एन एसेट फॉर बीजेपी, ही इज ए लायबिलिटी फॉर बीजेपी। सर एक सवाल लास्ट जाते थे पूछ लेता हूँ कि राज ठाकरे की मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र में क्या है और क्या होनी चाहिए थी? तो होनी तो चाहिए थी शिंदे साहब की जो है वो जी, 40 आमदार है, 13 खासदार है, वो होनी चाहिए थी, मगर एक ही आमदार है उनका।
और लोकल में भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उनका। जो नगर सेवक थे वो भी चले गए। हाँ, जो नगर सेवक थे वो उनको शाप है कि जो भी उनके नाम से चुन के आते हैं, एक ये अपना राजू पाटिल ही निकाला निष्ठावंत जी, बाकी वो तो भाग जाते हैं सत्ता की ओर, वो या बिक जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, आजकल फुकट में कोई काम करता नहीं है तो बोल सकते हैं आप। अब तो खोखे में सौदे होती है, 50 खोखे 25 खोखे ऐसे सर कैसे ऐसे डील होते हैं जो कि वो क्या सोचते हैं कि भी चुन के तो आए हैं, अब हमारे काम अगर होने हैं तो हमको सत्तारूढ़ पार्टी में जाना बिल्कुल करके जाते हैं, पैसा भी मिल रहा है और काम भी हो रहा है तो वही जाएंगे। और ये ट्रेजेडी राज साहब के साथ आगे भी होगी। मैं बताता हूँ, वो स्थानिक स्वराज्य संस्था में जी तोड़ मेहनत करेंगे, बहुत सारे नगर सेवक, वो लेवल पहली नगर सेवक की होगी, चुनाव जीत के लाएंगे। आमदार कितने लाएंगे इसके बारे में मुझे डाउट है, बहुत सारे गिराएंगे वो, मगर लाएंगे कितना? सर लेकिन आज देखा जाए तो 15 से 20 साल के लगभग उनकी पार्टी हो गई है, लेकिन एक एस्टेब्लिश जो होनी चाहिए महाराष्ट्र में हो या जहाँ मुंबई में जहाँ पर उनका होम ग्राउंड है, होम टाउन है, वो कहीं पर भी उनका जो एक ठाकरे जिस तरह से निकल के आए थे, 12-13 आमदार भी चुन के आए थे, नासिक में सत्ता आई, लेकिन सर क्या लगता है कि क्या कहाँ पर कम पड़ गए राज ठाकरे? सर दो चीजें, एक तो शिवसेना का पहला आमदार चुन के आने के लिए 25 साल लगे थे। शिवसेना का स्थापना होने के बाद 25 साल के बाद उनका पहला आमदार आया, और ऐसे ही 28 साल 30 साल के बाद उनकी महापालिका आ गई थाने में, वो भी थाने में, और बाद में मुंबई में वो भी पार्टनरशिप में आ गई। उनका महापौर कांग्रेस की वजह से बैठा था ये भी है ना। बिल्कुल, तो उनके हिसाब से इनका फास्ट है थोड़ा प्रोग्रेस। और जिस तरह से अचानक उठे थे, अचानक से 12-13 आमदार चुन के आ गए, उसके बाद उनको तो 13 से 25 होना चाहिए था, वो 13 से 0 हो गए। अभी 2019 में एक खाली चुन के आए, वो भी अपक्ष था करके, मनसे के बैनर से लड़ा और राजू पाटिल करके आज वो है। सर क्या होता है ना, हर एक आदमी की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस होता है जी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है सर, क्राउड जमा कर लेते हैं, जो बाला साहब में जो छवि थी वो लोगों को देखने को मिलती है, और उतनी संख्या में पब्लिक भी जमा होती है, वोट क्यों नहीं होती? सर सुषमा अंधारे को भी अभी उतनी वोट पब्लिक जमा होती है। सुषमा अंधारे को अगर खड़ा किया जाए तो उसको वोट मिलेंगे क्या? नहीं ना, नहीं। वो बोलती है तेज, तो बाला साहब तो हमेशा बोलते थे, अरे आप मेरी सभा में लाखों में आते हैं, वोट क्यों हजारों में भी वोट नहीं देते। ये उनका पहला शिकायत रहता था, वो हमेशा शिकायत रहती है। अभी परसों राज साहब ने बोला ना, वो बोले तुम्ही सगळे शेतकरी माझ्याकडे आले, तुमच्यापैकी कोणी मला मत दिलं? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो बोले तुम्ही मत देता त्यांना आणि प्रश्न घेऊन येता माझ्याकडे। पर ये हो रहा है क्योंकि क्या है ना, एक सत्तारूढ़ पार्टी जी करके एक जो भरोसा निर्माण होना चाहिए कि ये सत्ता में आएंगे, ऐसा लगता नहीं किसी को, और नहीं भी आएंगे। और ये अपोजिशन करके स्ट्रांग है तो भी लोग वोट देते थे, पर वो भी नहीं लगता है, क्योंकि 14 में मोदी के साथ थे, 19 में इसके साथ है, अब किसके साथ है इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। तो लोग भी संभ्रमित हैं कि भाई इनको वोट देते हैं, वो आखिर जाता कहाँ है कि नहीं जी। तो वो संभ्रम की वजह से उनको सक्सेस जो मिलना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी, बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता देख के लोगों में तो ये भी चर्चा थी कि अभी उद्धव का प्रॉब्लम हुआ है, उद्धव के पार्टी टूट गई है, तो इसका फायदा राज ठाकरे आराम से उठा सकते थे, जो अभी तक कुछ ऐसा सामने दिख नहीं रहा है। नहीं सर, वो उद्धव ठाकरे से जब अलग हुए जी तभी उठा सकते थे, अभी नहीं उठा सकेंगे। अभी मतलब उद्धव के टूट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी उनका चैलेंज जो है वो तो असल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे है। उनको पराभूत किसको करना है? उद्धव ठाकरे। चलो जवाब दो मुझे, मनसे को पराभूत किसको करना है? सत्ता में कौन है? सत्ता पक्ष तो बीजेपी और इसमें शिंदे है, तो उनको हराना है। तो उनको खिलाफ बोलना है, उनके खिलाफ बोलना है, तो उनसे संबंध मधुर नहीं रह सकते, नहीं, और वो नहीं रहेंगे। वो तो बोलना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी उन्होंने। कर्नाटक चुनाव उन्होंने कहा कि ये अच्छा हो गया। हाँ, तो सर कैसे है ना, वैयक्तिक संबंधों की हम गलत बहुत करते हैं। अभी ऐसा है कि लोगों के लिए जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे की तू मैं इतनी चल रही है, सर कल तक पूरा थाना का राज है वो एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड मिलके चलाते थे ना। महापालिका कौन चलाते? बिल्कुल दोनों चलाते थे। वो तो मतभेद अभी किसी और कारण से हो गए,
मगर आज भी ऐसा है कि जब जितेंद्र को लगता है कि कोई इशू पे बात करनी है, करते हैं। फ्रीली करते हैं। फिर ये लोगों का नासमझगिरी है कि वैयक्तिक रिलेशनशिप और पॉलिटिकल ये अलग रहता है। सर अभी संजय कितना बोलता है अपने शिंदे साहब के खिलाफ, बोलते हैं कि नहीं? बातचीत भी करते हैं। हाँ, बातचीत भी दोनों में होती है। कहाँ से, किससे थ्रू होती है? आपके थ्रू। सर मेरे मोबाइल से होती है ना। मेरे मोबाइल से दोनों प्यार से बात करते हैं। सर हम पागल है कार्यकर्ता, एक दूसरे का गला घोटते हैं, मगर नेता सब एक ही है। पवार साहब भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। अभी अधिवेशन में सब साथ में बैठते हैं ना। नहीं, कोई आधे इधर आधे इधर, बीच में क्या रहता है? कुछ रहता है नहीं। वो छोड़ो, बाद में चाय पानी बाकी सब खाना पीना सब होता है साथ। रात तो साथ में ही गुजरते हैं। जी सर, तो कुल मिला के अहमियत नहीं देता हूँ ज्यादा। तो कुल मिला क्या कहेंगे देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की? ठीक है, एक मीटिंग हो गई, मीटिंग के ऊपर बस टीआरपी के लिए ये अपने चैनल वाले जो है वो बकबक करते रहे, भूल जाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट आने की राह देख रहे हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि देवेंद्र फडणवीस जो है राज ठाकरे को मिलने उनके घर पे गए और वहाँ पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, इसी पर हम जो है विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर में क्या बातचीत हो सकती है मौजूदा राजनीतिक माहौल में। तो आपको क्या लगता है, ये जो दोनों जन का मिलना था, मतलब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे का, इस पर आपके अंदर भी कोई दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ में। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।